अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है ना सबको? फ़ोन की आप लोग की आवाज़ अब बोले कोई? गर्ल्स मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। कि कहाँ नहीं रिस्पॉन्ड किया करें। अच्छा, आज जो हमने करना है ना वो है CSS की फ्लेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है? तो पहले हम निकालते हैं फ्रंट एंड। अच्छा, हमने HTML कितना कवर कर लिया? बेसिक HTML भी हो गया, फॉर्म्स एंड वैलिडेशन भी हो गया, सिमेंटिक टैग्स भी हो गया, एक्सेसिबिलिटी रहता है। एक्सेसिबिलिटी को हम कवर कर लेते हैं ताकि हमारा HTML कंप्लीट हो जाए। तो आज मेरी ग्लासेस जो हैं वो टूट गई हैं, तो मुझे इसको थोड़ा जूम करके पढ़ना पड़ेगा। Accessibility in web design. Accessibility in web design means creating website that everyone can use, including people with disabilities. तो ये क्या कह रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा वेब डिज़ाइन है मींस क्रिएटिंग वेबसाइट्स दैट एवरीवन कैन यूज़, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, वो कोई भी, इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़, यानी ऐसा इंसान जिसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कान नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब डिसेबल भी है तो भी वो भी देख सकता है, वो भी यूज़ कर सकता है, ठीक है? It's about making sure that all users, no matter their abilities, can navigate, understand and interact with your website easily. ठीक है? कोई भी यूजर हो, हम ये नहीं रखते कि ये वेबसाइट जो है फलां इंसान नहीं यूज कर सकता या फलां यूज कर सकता है, ठीक है? पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं ऑफ कोर्स। एक हमने वेबसाइट बनाई है जो टोटली आईटी स्टूडेंट्स के लिए, और एक वेबसाइट है जो टोटली वो कौन से स्टूडेंट्स कह लो, मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो ऑफ कोर्स मैसिव जो होगा। ऐसा नहीं है कि आईटी के स्टूडेंट्स वो मैथ्स वाले की जो वेबसाइट है वो नहीं देख सकते, या मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आईटी वालों की नहीं देख सकते। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है? ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पीपल जो है ना आईटी वाली वेबसाइट पे आईटी के होंगे, और मैथ्स वाली पे मैथ्स के ज़्यादा होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैथ्स वाले आईटी वाले पे नहीं जा सकते और आईटी वाले मैथ्स वाले पे नहीं जा सकते। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। बाय फोकसिंग ऑन एक्सेसिबिलिटी यू नॉट ओनली help people with disabilities but also improve the overall user experience of everyone. वो कहते हैं जब आप एक्सेसिबिलिटी पे फोकस करते हैं ना कि किस किस कौन कौन बंदा इसको एक्सेस कर सकता है, तो यू नॉट ओनली हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज, यानी जो डिसेबल लोग हैं ना, आप उनकी सिर्फ हेल्प नहीं कर रहे होते, बल्कि ये भी साथ साथ इम्प्रूव करते हो कि जो एबल बंदा है वो उसका यूजर एक्सपीरियंस किस तरह अच्छा किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ कि एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है। आपको पता है कि टच मोबाइल क्यों आया था? जबकि बटनों वाला भी मोबाइल मौजूद था, तो टच मोबाइल क्यों लाया गया? कोई मुझे आंसर कर सकता है इस चीज का? एनीवन गर्ल? यस नो तो बोल ही देता है बंदा। चीज़ों को एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके। एग्जैक्टली यही चीज थी कि जो लोग डिसेबल अनएजुकेटेड लोगों के लिए एक डिवाइस बनाई गई थी, क्योंकि बटन्स जो थे वो वही लोग प्रेस कर सकते थे। अब देखो जो छोटे मोबाइल थे, अभी भी नोकिया का जो मोबाइल है उसमें ABC जो लिखी हुई थी, उसमें ए के लिए एक दफा प्रेस करना पड़ता था, बी के लिए 2 टाइम्स प्रेस करना पड़ता था, सी के लिए 3 टाइम्स प्रेस करना पड़ता था। इसी टच मोबाइल से एग्जैक्ट पहले एक ऐसा मोबाइल आया था जिसपे ABC के लिए अलग 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 बटन थे, बहुत ज्यादा बटन थे, और स्क्रीन उसकी थी। ये किसी को याद है वो मोबाइल? किसी ने देखा हो अगर? मुझे उस मोबाइल का नाम नहीं नो आता, मैम। लेकिन बहुत ज़्यादा उसके लिए बटन आए थे। नीचे उसकी कीपैड पे बहुत ज़्यादा बटन थे, थोड़ा सा चौड़ा मोबाइल होता था, और ऊपर स्क्रीन भी उसकी चौड़ी होती थी, ठीक है? ब्लूबेरी होता था शायद मैम। नाम मुझे नहीं पता, हो सकता है जो आप नाम ले रही है वही हो, लेकिन ऐसा एक मोबाइल आया था। फिर उसके बाद टच मोबाइल आया, ठीक है? तो यस, हमने क्या किया, हमने कहा कि एक बहुत मैसिव लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, उनके लिए हम टच मोबाइल बनाए। तो
हमने क्या किया कि डिसेबिलिटी को यूज़ करते हुए हमने एक ऐसी चीज़ क्रिएट की कि उनकी डिसेबिलिटी को ओवरकम किया जा सके, ठीक है? इसी तरह हमारी जो भी वेबसाइट होती है, हम वो किस लिए बनाते हैं कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है ना, वो अच्छा हो। अब हमारी जो एप्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं ना इजी से इजी वे हो यूज़ करने का, इजी से इजी वे। अब हम रजिस्टर और लॉगिन क्यों सामने रखते हैं, बटन क्यों सामने रखते हैं, हाइड करके भी रख सकते हैं, फुटर में भी रख सकते हैं, हम क्यों ऊपर हेडर में रखते हैं, नेविगेशन बार में रखते हैं, क्यों? ताकि यूज़र फौरन उसका रजिस्टर कर ले और वो बाकी फीचर्स यूज़ कर सके। आप कुछ पेजेस को बगैर लॉगिन किए यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ पेजेस पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि जब तक यूज़र लॉगिन नहीं होगा वो पेज नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है? और जैसे ही वो उस पेज पे जाता है जहाँ पे लॉगिन ज़रूरी है, वहाँ पे मिडलवेयर लगा होता है और जब वो उसको क्लिक करता है तो उसके ऊपर उसके सामने पॉपअप आ जाता है या तो रजिस्टर करने का या लॉगिन करने का, ठीक है? तो ये क्या है, हम उसको यूज़र एक्सपीरियंस बेटर बना रहे होते हैं। ताकि वो अगर उसको पता नहीं होगा और हम कोई पेज भी शो नहीं करवाएँगे, वो क्लिक करता रहे और ना कोई पेज शो हो, ना कोई एरर शो हो, ना कोई पॉपअप शो हो, तो वो एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस होगा। This article will explore the key principles and practices for making your web designs accessible to all. अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है। What is accessibility in design? Accessibility in design means creating website that everyone include with disabilities can easily use. This involves making sure that people who have trouble seeing, hearing, moving or understanding can still navigate and understand the website. अब देखो इस लाइन से बहुत क्लियर हो जाता है, हमारा व्हाट्सअप है, ठीक है? अब जो लोग देख नहीं सकते वो क्या करते हैं, वॉइस मैसेज कर लेते हैं, वो वॉइस मैसेज सुन लेते हैं, वो ऑफ कोर्स वो टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते हैं। तो उनकी आसानी के लिए एक ही वेबसाइट में एक फीचर ऐड कर दिया कि जो डिसेबल लोग यूज कर रहे हैं, जो जो अनसीन है यानी जिनको नजर नहीं आता, वो उस एक चीज को यूज कर रहे हैं। अब जिनका हेयरिंग का प्रॉब्लम है, जो हेयर सुन नहीं सकते, वो क्या कर रहे हैं, वो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरीके से आपको याद होगा कि हमने जॉयस्टिक निकली थी, जो माउस को यूज नहीं कर सकते थे वो जॉयस्टिक यूज करते थे, ठीक है? इस तरह की चीजें हमने लाई थी फॉर टू ओवरकम देयर डिसेबिलिटीज, कि वो ये ज्यादा फील ना करें कि हम ज्यादा डिसेबल हैं, बल्कि वो अल्टरनेटिव वेज को यूज करें और अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करें। टू अचीव दिस वी फॉलो द वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, ठीक है, जिसका है WCAG, एंड यूज सेवरल की प्रैक्टिसेस। यानी एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है WCAG, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। इसको हम यूज करते हैं जिससे हम ये वेब डिजाइन को एक्सेसिबल बनाते हैं। इमेज डिस्क्रिप्शन, कीबोर्ड नेविगेशन, कैप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन, कलर कंट्रास्ट, ठीक है? इस तरीके से क्या होता है, इन चार की पॉइंट से क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है या वेब पेज है वो एक्सेसिबल होता है। अब इमेज डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अगर इमेज नहीं होंगी तो चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाएगी। अब सिर्फ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, सच में ऐसा लग रहा है कि हम बुक से रीड कर रहे हैं, एक बहुत बोरिंग इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन वहीं पे ये चीज़ें हैं, ये हमें फ़ौरन बता देती है, फ्लो बता दिया, हर चीज़ बता दी, हमारे लिए एक्सेसिबल करना आसान हो गया, हमारे लिए रीडेबिलिटी इसकी आसान हो गई, ठीक है? तो इमेजेस डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है, वो अगर इमेज होगी, अब देखो यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ लिखो कि दिस इज फैसल मस्जिद, और वहाँ यहाँ पे अगर पिक्चर लगी हो, तो ऑफ कोर्स जो अनएजुकेटेड पर्सन होगा वो फैसल मस्जिद की पिक्चर पहचान के क्या देगा, ये फैसल मस्जिद है, और यहाँ पे कोई फैसल मस्जिद के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर सिर्फ वो फैसल मस्जिद के ऊपर पूरे पूरे पैराग्राफ लिख देगा और उसकी कोई पिक्चर नहीं होगी फैसल मस्जिद की, तो अनएजुकेटेड पर्सन इज अनएबल टू कंज्यूम दैट कंटेंट, ठीक है? वो कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि उसको रीड ही नहीं कर सकता और उसको आइडिया भी नहीं होगा कि ये किसके बारे में है। लेकिन अगर हम पिक्चर डाल देंगे, दो तीन डिफरेंट पॉइंट की पिक्चर डाल देंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में स्केच बना पाएगा कि ये चीज किससे रिलेट करती है, ठीक है? तो यहाँ कह रहे हैं कि एडिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू इमेजेस सो स्क्रीन रीडर्स कैन डिस्क्राइब देम टू यूजर्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स। कीबोर्ड नेविगेशन में आता है इंश्योरिंग द वेबसाइट कैन बी फुली नेविगेटेड यूजिंग अ कीबोर्ड फॉर यूजर्स हु कांट यूज सम माउस, ठीक है? अब देखो मैं अगर माउस का ये बटन दबाती हूँ, लोअर बटन, तो ये माउस के साथ ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है? ओ सॉरी, कीबोर्ड के बटन्स के साथ ये वेबसाइट ऊपर नीचे जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि आप कीबोर्ड नेविगेशन बना दें कि उसमें कीबोर्ड यूज करें।
अब अक्सर देखो, आपने फॉर्म फिल किया, आपको इंटर बटन प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, इंटर प्रेस बटन प्रेस करने से फॉर्म फिल हो जा वो सबमिट हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत से फॉर्म खुद ऐसे बनाए जिसमें मैंने इंटर प्रेस नहीं रखा हुआ, उस पे यूजर को बाय यूजिंग माउस जाके क्लिक करना पड़ता है। आई नो दैट इज नॉट गुड एक्सपीरियंस, बट इट्स पॉसिबल ना, कि आप चाहें तो आप सिर्फ माउस के थ्रू उसको कंट्रोल करें, आप चाहे तो उसको माउस और कीबोर्ड दोनों के थ्रू एक्सेसिबल बना सकते हैं। अब वो कह रहे हैं अगर आप कीबोर्ड के थ्रू एक्सेसिबल बनाएंगे तो क्या होगा, एक यूजर के लिए एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा। अब उसका पूरे हाथ, उसने सारा फॉर्म फिल किया, उसने उसके सारे हाथ उसके कीबोर्ड पे थे, अब वो इंटर प्रेस करेगा तो वो जल्दी से फॉर्म फिल हो जाए, सबमिट हो जाएगा, जबकि वो माउस को पकड़ेगा, फिर माउस के थ्रू नेविगेट करेगा, उस बटन पे लाएगा, सॉरी होवर करेगा, घुमा फिरा के उस बटन पे लेके आएगा और फिर क्लिक करेगा, तो ये एक बैड एक्सपीरियंस रहेगा। इससे अच्छा कि हम इंटर बटन प्रेस करें और वो फॉर्म सबमिट हो जाए, ठीक है। कल से आज आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और मेरा जो है ना स्टेमिना डाउन होता है जा रहा है। कैप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शंस, providing captions for video and transcriptions for audio content to help users with hearing impairments। ठीक है, कैप्शंस पता ना आपको, जब वीडियो चल रही होती है तो नीचे जो इंग्लिश आपके लिखी हुई आ रही है तो उसका कैप्शंस कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है कि अगर कोई ऑडियो आप सुन रहे हैं तो उसके साथ आपको वो नजर आएगा, मतलब उसकी ट्रांसलेशन नजर आएगी, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जो है वो फीचर जो है व्हाट्सएप में भी आ गया, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो ऑडियो को। तो ये क्या होता है, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेट्स सपोज कि कोई इंसान बहरा है, वो वीडियो देख के नहीं सुन पा रहा, लेकिन अगर कैप्शन है तो वो रीड कर सकता है। इसी तरह अगेन कि अगर कोई बहरा है तो वो ऑडियो नहीं सुन सकता, तो ट्रांसक्रिप्ट है तो वो रीड कर सकता है, ठीक है। और अगर कैप्शंस डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, तो अगर इंग्लिश में वीडियो है तो अगर उर्दू में कैप्शंस है तो हम आसानी से रीड कर सकते हैं, हमारे लिए वो भी आसान होगा समझना चीज़ों को। और अगर ऑडियो जो है जापानीज में और उसके ट्रांसक्रिप्शन हमें इंग्लिश में प्रोवाइड कर दी जाती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वो भी आसान हो जाती है। तो इस तरीके से हम एक्सेसिबल बनाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी जो वेबसाइट्स होती हैं वो इंग्लिश के अलावा बहुत सी लैंग्वेजेस में प्रोवाइडेड की जाती हैं, तो वो क्या करती हैं कि बहुत से डिफरेंट कंट्रीज के यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा बन जाता है। अच्छा, कलर कंट्रास्ट, वो कहते हैं यूजिंग हाई कंट्रास्ट कलर्स टू मेक टेक्स्ट एंड अदर एलिमेंट्स इजी टू सी फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग दोज विद कलर ब्लाइंडनेस। वो कहते हैं कि कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो कलर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कलर किस लिए है, या कौन सा कलर कहाँ पे यूज हुआ हुआ है। तो आप जो है ना वो कलर पैलेट का यूज करके भी इस चीज को कर सकते हो, मतलब कलर कंट्रास्ट को यूज कर सकते हो। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस एक्सेसिबिलिटी प्रैक्टिस वी मेक श्योर that our website is friendly and useful for all kind of people. Accessible web design not only helps people with disabilities but also improves the overall user experience for everyone, making your site more inclusive and user friendly. What is web accessibility? Web accessibility means making website unable for usable for everyone, including people with disabilities. ये हम तीसरी दफा पढ़ रहे हैं definition. This involves in designing and building websites so that people with visual, hearing, movement, and cognitive impairments can easily navigate, understand, and interact with them. Accessible websites ensures that all users can access information and perform tasks without barriers, providing an equal experience for everyone. ये इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, वो कह रहे हैं कि एक्सेसिबल वेबसाइट्स जो होते हैं वो ये मेक श्योर करती हैं कि आपकी जो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़र को इंफॉर्मेशन भी दे, और अगर कोई उस पर टास्क परफॉर्म कर रहा है तो कोई भी यूजर है, चाहे वो डिसेबल है या वो कैपेबल है, उसके वो विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी बैरियर वो सारा टास्क भी परफॉर्म कर पाए और वो इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर पाए। प्रोवाइडिंग एन इक्वल एक्सपीरियंस, यानी कि हर बंदा चाहे वो डिसेबल है चाहे वो कैपेबल है, दोनों को इक्वल एक्सपीरियंस मिले। this includes using readable fonts, high contrast colors, all text for images, caption for videos, and making sure the site works well with keyboard navigation and screen readers. Why accessibility in web design is important? It is very important for websites to
be accessible for all users. As for general people, they can access almost all websites, but people with certain disabilities face problems while accessing a website. Designing and making websites that can be accessed by everybody, especially people with disabilities, is a necessity in today's world. It allows them the same features and functionalities that others can access. Services like online shopping, online banking, health services, government scheme and programs, etc., should be accessible to everybody regardless of their condition, ensuring that everyone has the same access to online content in is necessary. ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, वो कहते हैं इसलिए ज़रूरी है कि ताकि तमाम जो यूज़र्स हैं वो उसको एक्सेसिबल हो, और अगर कोई आम यूज़र है और अगर वो कोई वो तमाम वेबसाइट्स जो हैं वो कर सकता है, ऑलमोस्ट तमाम वेबसाइट्स को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, बट पीपल दैट विद सर्टेन डिसेबिलिटीज फेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर कुछ लोगों में कोई एक भी डिसेबिलिटी होती है तो वो चीज़ों को फेस करने में प्रॉब्लम फील करते हैं। ठीक है, designing and making websites that can be accessible for by everybody, especially people with disabilities, is a necessity in today's world। ठीक है, वो कहते हैं आजकल का जो टारगेट है वो ये है कि जो डिसेबल लोग हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी को मेक श्योर किया जाए। पॉइंट टू इंक्लूड इन एक्सेसिबिलिटी इन वेब डिज़ाइन, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इतना ये कितना रह गया है? अच्छा, थोड़ा सा रह गया, उसको हम कवर करके फिर हम सीएसएस की तरफ जाते हैं। आज पता मेरी बैटरी बहुत डाउन है क्योंकि गर्ल्स आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और जितनी मेरी बैटरी डाउन होगी उतना बुरे तरीके से मेरे वो समझाने का एक्सपीरियंस होगा, फिर आपका एक्सपीरियंस भी बुरा रहेगा। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अभी तक कोई चीज़ जो समझ ना आई हो? No, ma'am. Okay. A point to include inaccessibility in web design. When designing for accessibility, it's important to ensure that your website is usable for everyone, including people with disabilities. ये चीज़ हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, including contrast। ठीक है, अब इसमें क्या रह गया, इंश्योर हाई कंट्रास्ट बिटवीन द बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट टू मेक रीडर इजियर। अब देखो, अब वो कह रहे हैं कि आपने हाई कंट्रास्ट यूज़ करना है, जिससे क्या है, बैकग्राउंड और टेक्स्ट के अंदर इस तरह का रखा जाए जो रीडेबिलिटी आसान कर दे। जिस वेबसाइट पे हम पढ़ें, देखो इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है और इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट है। ठीक है, सिमिलरली अगर टेक्स्ट बैकग्राउंड वाइट हो तो हमारा टेक्स्ट ब्लैक होता है। ये क्या करता है, आपकी यूजर के एक्सपीरियंस अच्छा बनाता है। लेट्स सपोज हमारा बैकग्राउंड राइट हो और ऊपर पिंक हमारी राइटिंग हो। ठीक है, आई थिंक मुझे लेट मी ओपन द योर असाइनमेंट्स दैट यू सबमिट टू मी। मैं आपको वहां पे बताती हूँ कि किसने क्या प्रॉब्लम की है। अब देखें यहाँ पे, ये किसी ने बनाई है। अब यहाँ पे इन्होंने ये ठीक किया कि बैकग्राउंड इनका कौन सा है, वाइट है, और उनके ऊपर उन्हें पिंक रखा है। लेकिन यहीं पे देखो कि पिंक के ऊपर जो ब्लैक है वो उस उतना विजिबल नहीं है। ठीक है, उतना रीडेबल नहीं है। सिमिलरली और किसी ने किया था। अब यहाँ पे देखो, ये ग्रे के ऊपर ब्लैक जो है वो इतनी विजिबिलिटी क्लियर नहीं करता। ठीक है, अब ग्रे के ऊपर वाइट है और वाइट के अंदर जो मोर एक ये क्या लिखा है, एक्सप्लोर लिखा है या क्या लिखा है, जो भी लिखा है, बटन जो बनाया है, एक्सप्लोर की स्पेलिंग गलत कर दी है। ठीक है, तो ये कंट्रास्ट जो है ये हमने बहुत बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, तो यस, या अब ये देखो, ये किसी ने बटन बनाया है। अब इसका जो यूज़र रीडेबिलिटी है कितनी ख़राब है इस साइन अप और लॉगिन बटन की। तो समझ आ रही है कि किस तरीके से कलर कंट्रास्ट इंपॉर्टेंट है। Yes, ma'am. पुअर कंट्रास्ट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू रीड, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है। सो यूज कंट्रास्टिंग कलर इफेक्टिवली। Responsiveness make your website responsive so it looks and
वर्क्स वेल ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। याद होगा मैंने आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का बताया था कि आपकी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब है कि वो हर डिवाइस पे आपको रिस्पॉन्स कर रही है। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट जो है वो मोबाइल पर खोली जाए तो कुछ ओपन ऐसे हो जैसे डेस्कटॉप पे ओपन होती है, और फिर आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको कुछ समझ ना आ रही हो, चीज़ें मैसअप हो रही हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सीखेंगे, और ये हम एट मतलब तकरीबन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में हम सीखेंगे। इस वीक में हम सिर्फ फ्लैक्स को और फ्लैक्स बॉक्स को कवर करेंगे। इंशाल्लाह उसका हम पेरेंट और चाइल्ड को कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीक जो है हम ग्रिड पोजीशन या ग्रिड में से किसी एक टॉपिक और लेके चलेंगे, और उसके बाद लास्ट ग्रिड रह जाएगा। वो 3 टॉपिक जब कवर हो जाएंगे तो फिर हम चलेंगे रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ। रिस्पॉन्सिवनेस से पहले हमारा एक होगा जिसमें हम यूनिट्स को कवर करेंगे, जैसे पिक्सल और परसेंटेज का भी यूज़ करना है, REM EM का भी यूज़ करना है, तो वो हम चीज़ कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जाएंगे। यानी रिस्पॉन्सिवनेस में अभी 1 मंथ लगेगा हमारे जाने तक, लेकिन उससे पहले हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। Yes, ma'am. And work well on different devices and screen sizes. Are responsive design increases accessibility by allowing users to view the site on various viewports such as mobile phones, tablets, and desktops, including media elements. Media elements कौन से होते हैं? Use images and videos to explore to help people visualization, understanding information better for users who might struggle with text, etc. etc. ठीक है। यूजिंग सिंबल्स, जैसे कि आप आइकन्स यूज करें तो वो ज़्यादा रीडेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज़ को बताया गया है। Incorporate symbols along with colors to highlight important parts of the content. It is particularly helpful for users who are color blind and cannot distinguish between certain colors. Symbols ensure that the information is clear and accessible to everyone. Better identification and interactive elements. Make sure that interactive elements can like button and links can easily identifiable, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो आपका लिंक हो वो पता चले कि ये लिंक है। अभी ऊपर आपको रिस्पॉन्सिव नजर आया होगा, ये देखो ये पता चल रहा है कि ये कोई लिंक है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करती हूँ ना, यहाँ नीचे देखना जहाँ मेरा माउस है, यहाँ पे आपको वो लिंक शो होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि ये क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे कोई लिंक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कहाँ पे रुके थे? बेटर आइडेंटिफिकेशन, इंटरैक्टिव, मेक श्योर दैट इंटरैक्टिव एलिमेंट्स लाइक बटन और ये चीज़ें क्लियर labels, distribution styles, and hover effect to help users recognize and access the elements without difficulty. ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका बटन बना हुआ है ना, उसके ऊपर हॉवर इफेक्ट डाला हो ताकि वो पता चले कि अभी जब आप हॉवर करोगे तो वो एक्टिव होगा, और हॉवर नहीं करोगे यानी ऑफ कोर्स वो क्लिक करोगे तो उसका एक्शन परफॉर्म होगा, बट आप लेके जाते हो ना तो वो इफेक्ट आता है कि हाँ भाई हमने उसके ऊपर अब वो एक्शन करने के लिए रेडी है। इस तरह का एक सिग्नल जाता है यूजर की तरफ, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आप स्टाइल्स यूज करें जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेबल्स यूज करें ताकि जो है रीडेबिलिटी उसमें पैदा हो। यूजिंग गुड टाइपोग्राफी एंड स्पेसिंग। अच्छा, टाइपोग्राफी का मतलब है कि आपने जो है फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा रखा हो, और एक अच्छी स्पेसिंग हो बीच में। ऐसा ना हो कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा मर्ज हो रहे हों, ऐसा ना हो कि लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर हों, ठीक है। इस चीज़ को बहुत मैटर किया जाता है, और टाइपोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वेबसाइट में। Choose readable fonts and use proper spacing and distinguish different types of text. Consistent and clear typography enhance readability and ensure that users can easily navigate and understand the content. Use varying uh, text sizes and style to create a visual hierarchy. अब देखो, आप डिफरेंट टेक्स्ट साइज यूज करोगे तो आप रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी ना। अगर हेडिंग और पैराग्राफ का साइज एक जैसा होगा तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं, और फिर बस ख़त्म। फिर हम चलेंगे CSS की तरफ। अच्छा, मैं आपको आज बता दूं कि मैं आपको CSS जो है वो
डिटेल में आज नहीं समझाने वाली, आप सिर्फ हम करके देखने लगे हैं कि हम कैसे कैसे होता है, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, मुझे लगता है ये बेस्ट वे है अंडरस्टैंडिंग का। अगर हम पहले थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर इम्पैक्ट देखेंगे तो शायद हमें इतना इम्पैक्ट फील क्या, हम बहुत बोर हो चुके होंगे, तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ को पढ़ने का। Benefits of accessibility in web design. Creating an accessible website brings many advantages, not only for users with disabilities but also for your overall website performance. Here are the key benefits: higher web traffic. जब आपकी accessibility ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा आएंगे, ठीक है। बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, यानी लोगों को अच्छा फील होगा तो जारी बात है वो फिर बार बार उस चीज़ पे आएंगे। हाई यूजर एंगेजमेंट, जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा हो गया, यानी एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे वो स्क्रॉल करेंगे। फिर इम्प्रूव वेबसाइट एसईओ, तो जितने लोग उसको एक्सेस करेंगे उसकी एसईओ ज़्यादा होगी, उसकी एसईओ ज़्यादा होगी तो वो रैंक करेगी वेबसाइट। इम्प्रूव ब्रांड आइडेंटिटी, आपकी एक ब्रांडिंग बन जाएगी, यानी जितने लोग उसको एक्सेस करेंगे उतनी रैंक करेगी, और जितना रैंक करेगी उतने लोगों के सामने आएगी और आपके एक ब्रांड बनेगा जिसका एक अच्छा खासा नाम होगा, और फिर वो रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। रिड्यूस बोनस रेट, an accessible and interactive website keeps user engaged, reducing the likelihood that they will leave quickly। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो जल्दी वहां से चले जाएं, वेबसाइट पे आए हैं तो ऑफकोर्स थोड़ी देर रहेंगे और कुछ ना कुछ गेन करेंगे। अगर नॉलेज है तो वो नॉलेज गेन करेंगे, और अगर इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन इनटेक करेंगे, और अगर वो कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो टास्क परफॉर्म करेंगे, यानी वो इंगेज रहेंगे वेबसाइट के साथ। So, creating accessible web design is essential for ensuring that everyone can use your website easily and effectively. By following best practices for accessibility, you make sure site more inclusive, user-friendly, and compliant with accessibility standards. This is not only benefits people with disabilities but also enhances the overall experience for all users. Remember, accessible design is good design and it helps create a better web for everyone. बहुत मुश्किल था थ्योरी पढ़ना भाई, लेकिन हजम कर लें अब थोड़ी बहुत। अच्छा, अब हम चलते हैं सीएसएस की तरफ, जिसमें हमने फ्लैक्स को पढ़ना है। तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये अभी हम पढ़ेंगे तो बहुत 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 बोरिंग लगेगा। हम जाते हैं अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। ओके, आज जो है नया फोल्डर बनाते हैं। हमारे फ्लेक्स बॉक्स है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्टाइल डॉट सी एस एस। ओके, बॉयलर प्लेट ले आओ, ठीक है, यहाँ पे डाल दो कि क्या डालना है। फ्लेक्स बॉक्स, गर्ल स्क्रीन विजिबल है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड हो गया। अच्छा, कहीं मैं स्पेलिंग मिस्टेक करूँ तो मुझे बता देना, क्योंकि आज मैंने बताया ना मेरी ग्लासेस टूट गए तो मुझे इतना खास नजर नहीं आ रहा, ये मेरा बड़ा मसला है। क्या इससे ठीक है।
अच्छा, हम बनाने क्या वाले हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे भी बॉयलर प्लेट ऑन कर लेते हैं। बॉयलर प्लेट याद है इसका क्या था, हमने कहा था कि स्टैटिक एक यूनिवर्सल टैग है जिसमें हम क्या करते हैं, मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं, ठीक है, और बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स ले लेते हैं। उसके अलावा हम इसमें कोई ना कोई फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं जिसमें हम सिर्फ सैन सेरिफ रखेंगे, बाकी कोई फ़ॉन्ट फैमिली नहीं रखेंगे। अब आपको पता है ना इसका क्या मतलब है, ये सब पे अप्लाई होगा। इसका मतलब है ये चीज़ सब पे अप्लाई होगी। तो हम पूरी हर चीज़ का मार्जिन हमने 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दी है, साइज जो है बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर दी है, यानी उसका एक प्रॉपर शेप होगी। हमने हर जहाँ जो भी हम चीज़ यूज़ करेंगे, जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, उसकी जो फ़ॉन्ट स्टाइल होगा वो सैंस सेरिफ रहने वाला है, ठीक है। उसके अलावा हम जो है एक और चीज़ कर लेते हैं, खैर वो आपको समझ नहीं आएगी, अभी नहीं बताती वो, ठीक है। ये हमने दोनों तरफ से हमने बॉयलर प्लेट अब ऑन कर लिया। आज फिर हम हेडर ही बनाएंगे, लेकिन हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करके बनाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हेडर का क्या लेंगे, सेमेंटिक टैग लेंगे, ठीक है। और उस हेडर के अंदर हमने क्या करना है, एक मिनट, मैं आप लोग को कोई ना कोई हम निकाल लेते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, और उसका हम क्लोन करेंगे, ठीक है। उसका हेडर को हम क्लोन करेंगे। अच्छा, हम ये ऊपर एडिट टेम्पलेट वाले को नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इस वेबसाइट का है, ठीक है। हमने सिर्फ इसको देखेंगे, ये जो नजर आ रहा है, एक मिनट, ये वाला बटन यहाँ से यहाँ पे बताते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। हम सिर्फ इतना कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है, इतना कुछ बनाएंगे, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। ये सिर्फ हमारे सामने जो पड़ी है ना, इसको हम बनाएंगे आज, सिर्फ ये। अब इसका क्या करना है, इसको पहले हम समझते हैं। समझना क्या कि हमने तो सेमेंटिक टैग एक ले लिया हेडर, लेकिन हमने याद है हमने लास्ट टाइम कहा था कि हमारी टोटल वेट कितनी होगी, फिर उसमें कितने डिव बनेंगे, वो चीज़ हमने इसको करनी है। अब यहाँ पे आई थिंक ये है पेन टूल, तो हम इसको यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा मोटा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, ये तो हमारे हेडर में आ गया, ठीक है। ये कितना किस में आ गया, हेडर टैग में आ गया। ये सारी विड्थ हेडर कवर करेगा। हम 100% देंगे। याद है लास्ट टाइम हमने कुछ पिक्सल दिया था, जब हम फ्लोट के साथ काम कर रहे थे तो हमने विड्थ 1000 पिक्सल दी थी, लेकिन इस बार हम 100% देंगे कि जितनी भी वेबसाइट की जितनी भी डिवाइस की विड्थ हो, डिवाइस लैपटॉप हो सकता है और लैपटॉप के डिफरेंट साइजेस होते हैं, इसी तरह मोबाइल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और उसकी अकॉर्डिंग विड्थ लेनी है 100%, ठीक है। हाँ, मोबाइल में जब हम जाएंगे तो उसका डिफरेंट होगा, वो रिस्पॉन्सिवनेस में आएगा। वो रिस्पॉन्सिवनेस हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि हम इसको मोबाइल पे ओपन करें तो यह ख़राब क्यों दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि चाहे बड़ी स्क्रीन लैपटॉप का कोई भी साइज हो, चाहे आप उसको कंप्यूटर में ओपन करो, चाहे उसको आप बड़ी बड़ी एलईडीज में ओपन करो, लेकिन वो क्या करेगा, पूरी 100% विड्थ ले लेगा, ठीक है। तो हेडर की विड्थ होगी 100%। अब उसमें कितनी डिव्स बनी है वो देखो, एक डिव है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जिसमें ये काम हो रहा है। एक डिव है ये, जिसमें ये काम हो रहा है, ठीक है। यानी हेडर के अंदर पहले 2 डिव बनेंगी। अब उन 2 डिव में क्या होगा कि फिर मजीद 2 डिव्स बनेंगी। इस डिव के अंदर एक डिव ये बनेगी जिसमें हम लोगो रखेंगे, दूसरी डिव ये बनेगी जिसमें हम ये सारे नेविगेशन मेन्यूज रखेंगे। इसमें डिव बनेगी जिसमें हम ये 2 चीज़ें रखेंगे और एक ये बटन रखेंगे, या ये दो एक साइड पे हैं और ये अलग है, ठीक है। तो उस ये चीज़ें हमने करनी है, ठीक है।
क्योंकि इन दोनों का स्टाइल सेम है तो हम इसको एक कंसीडर करेंगे और इसको अलग कंसीडर करेंगे। तो टोटल क्या होगी, मेन डिव होगी हेडर, ठीक है, मेन सेक्शन हमारा हेडर हो गया, उसके अंदर दो डिव्स बनानी है, फिर उन दो डिव्स के अंदर मजीद दो दो डिव्स बनानी है। तो चले काम स्टार्ट करते हैं। हेडर हमारा बना हुआ है, इसके अंदर हमने एक डिव बनानी है, उसको कहते हैं हम लेफ्ट मेन्यू डॉट लेफ्ट मेन्यू, ठीक है, और एक हम डिव बनाएंगे डॉट राइट मेन्यू। ये दो होगी, ठीक है। अब हम जाके यहाँ पे कहते हैं कि हेडर जो है हमारा वो ले ले 100%, ठीक है। विड्थ कितनी ले ले, 100%, ठीक है। हाइट कितनी देनी है उसको, हम 60 पिक्सल आ रहा है तो हम 60 पिक्सल दे के देख लेते हैं। और कलर भी कोई बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है लाइट ग्रे आ रहा है, लाइट ग्रे ही जाने देते हैं, ठीक है। तो हम इसको गो लाइव करते हैं, सॉरी, ओके, ठीक है। ये किसी को नजर आ रहा है, आ गया कलर। Yes, ma'am. मुझे 60 पिक्सल कम लग रहा है, मैं इसको 80 पिक्सल करती हूँ, 100 पिक्सल देने लगी हूँ। तो इससे क्या होगा, ठीक है, 100 पिक्सल इज ओके, ठीक है। अब हमने क्या, अच्छा कलर हम सेम यही उठाएंगे जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कलर पिकर टूल मैंने यूज किया और इसको यूज किया, और ये वाला कलर जो है मैं उठा रही हूँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट ये वाला कलर, ठीक है। तो सिर्फ वही कलर हमारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है, ये सेम आ गया वही कलर। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने हेडर को दे दिया हाइट विड्थ वगैरह दे दी, कलर दे दिया। अब हमारे पास जाते हैं, हम अपने लेफ्ट मेन्यू पे काम करते हैं। लेफ्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक डॉट लोगो नाम से आएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा लोगो होगा। अब लोगो जो है हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इंस्पेक्ट करो, अगर मिलता है तो उठा लेते हैं, अगर नहीं मिलता तो फिर हमें ये आया हुआ है, ये एसवीजी है, मेरे इस लोगो के अंदर मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। तो देखते हैं इसके आउटपुट में क्या है, तो ये आपके पास आ गया वही वाला, ठीक है। आ गया समझ के, मैंने वहां से लोगों का कोड उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये सिर्फ वो इमेज का कोड है, एसवीजी इमेज की एक क्या होती है, एक्सटेंशन होती है, उसको यूज किया गया। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हमने इसके अंदर, इसके बाहर एक और डिव बनानी है, ये एक डिव लोगो वाली हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसको इसको नीचे लाओ, ठीक है। तो ये हो गया, हमारी लोगो वाली डिव बन गई। अब हमारे पास मेन्यू वाली डिव बनानी है, तो यहाँ नेविगेशन बार का टैग हम यूज करते हैं, नेव को यूज कर लो, ठीक है। अब नेविगेशन बार के अंदर हमने जो ये सारा लिखना है ना, ये सारा, इसको हम यूएल के अंदर लिखेंगे, होम शॉप अबाउट कॉन्टेक्ट, इसको हम यूएल यूज करेंगे। यूएस के अंदर हम एल आई लिखेंगे, और एल आई में
ए टैग हम यूज करते हैं। ए टैग क्यों यूज करते हैं? ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सके। लेकिन अभी हमने एक पेज ही बनाना है तो इसको सिर्फ हैश टैग दे देते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे होम। ठीक है, तो सेम इसको कॉपी कर लो 5 टाइम्स। होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, और तीसरा कौन सा था, और कौन सा था, शॉप। वो यहाँ पे आ जाएगा शॉप, यहाँ पे आएगा अबाउट, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अभी जरा अपनी आउटपुट देखो किस तरीके से नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को लाइन में लेके आना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कौन सी डिव को टारगेट करेंगे, इस लेफ्ट डिव को टारगेट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट मेन्यू को, पहले इस लेफ्ट मेन्यू को हम टारगेट करेंगे। कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी, डॉट वी। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा, इसको हमने देनी है, अब देखो इसको हमने विड्थ देनी है, इसको हमने विड्थ देनी है। अब 100% में से दो डिव्स है ना मेन हमारी, ये ऑरेंज वाली दो डिव्स है ना, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे हम, क्योंकि ये ज्यादा जगह ले रही है तो हम इसको दे देते हैं 55%। ठीक है, और इसको दे देंगे 45%। ठीक है, तो दोनों मिला के 100% हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, विड्थ देंगे इसको, लेफ्ट को और राइट को। ठीक है, इसी तरह राइट मेन्यू भी कर देते हैं। इसकी विड्थ पहले देते हैं 55%। ठीक है, हाइट वैसी ही रहेगी, इसी इसको नीचे कर लें सेम, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट आ जाएगा, राइट, और इधर 45%। ठीक है, अब हम क्योंकि लेफ्ट मेन्यू पे काम कर रहे हैं तो लेफ्ट मेन्यू में जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं करूंगी अगर डिस्प्ले फ्लैक्स, तो आप ये देखोगे कि ये दोनों चीजें, ये और ये एक लाइन में आ जाएंगे, लोगो और ये मेन्यू जो है ये लाइन में आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले, अब क्यों हुआ, कैसे होगा, ये हम कल रीजन इसकी पढ़ेंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी देखो आ रहा है ना गर्ल्स, समझ आई? Yes, ma'am. डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करने से ये दोनों अलाइन हो गए। लेकिन आपको पता है ना, हमें ना तो अंडरलाइन चाहिए और ना ही ये डॉट्स चाहिए, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं डेकोरेशन नन। ठीक है, और अंडरलाइन के लिए हम आई थिंक स्टाइल समथिंग यूज करते हैं, लिस्टिंग को कुछ करते हैं। एक मिनट में आपको यहाँ पे यूज करके दिखाती हूँ। हम इस यहाँ पे देते हैं जिसको कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब इसको करने से क्या होगा, देखो जरा, मैं इंटर प्रेस करूं तो आपको अंडरलाइन नजर नहीं आएगी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या हुआ, अंडरलाइन नहीं नजर आएगी। अब एक और होता है स्टाइल टाइप होती है आई थिंक, स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। ठीक है, लिस्ट स्टाइल, अब लिस्ट स्टाइल देखो आपके पास डॉट डॉट आ रहा है तो हमने उसको भी क्या करना है, नन करना है। अब वो कह रहे हैं टेक्स्ट लिस्ट स्टाइल आपने कौन सा रखना है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें आ रही हैं लेकिन हमने कौन सी रखनी है, नन, ताकि हमारे डॉट्स भी गायब हो जाए। ठीक है, तो ये देखो डॉट्स भी गायब हो गए और ये भी। अब इनके बीच में गैप भी चाहिए, तो हम वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अब हमारे पास ये आ गई लाइन में। अभी हमें ये भी लाइन में चाहिए ना, होम, शॉप, अबाउट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टैक्ट। एक चीज याद रखो, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया कहाँ पे, लेफ्ट मेन्यू में। ठीक है, अब लेफ्ट मेन्यू ने क्या किया, उसके अंदर जो दो डिव्स थी, उसके अंदर जो दो डिव्स थी, डिव से मुराद एक नैव है और एक डिव है, इन दोनों को उसने क्या किया, लेफ्ट अलाइन कर दिया। लेफ्ट अलाइन का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पे बिठा दिया। ठीक है, दो सीटें पड़ी थी, उसको क्या किया, कॉलम की बजाय उसको रो में रख दिया उसने। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
नैव टैग के बजाय हम नैव क्लास दे देते हैं, इधर क्लास नैव कर लो, नैव, ठीक है। अब जब हम नैव में जाएंगे, डॉट नैव करो, और उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स, फ्लेक्स मीन्स वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको फ्लेक्स कर रहे हो तो ये क्यों नहीं जा रहा है भाई, डिव करने से जाएगा, एक मिनट मुझे ये चेक करने दो, अगर मैं इसको डिव करती हूँ तो क्या ये जाएगा। इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है तो ये क्यों नहीं हो रहा, ओके, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे यूएल पे मुझे लगाना पड़ेगा इसको। मैं अगर मैं ऐसे करती हूँ, नैव के अंदर यूएल जो है वो फ्लेक्स हो जाए, तो आपको ये लाइन में नजर आएंगे, ठीक है। अब देखो पेरेंट के ऊपर लग रहा है, पेरेंट का क्या मतलब है कि नैव के अंदर यूएल था, यूएल के अंदर एलआई था, और मुझे एलआई के अंदर फ्लेक्स को लाइन में लाना था। मैं नैव के ऊपर लगाई थी तो वो यूएल, अगर एक और यूएल होता तो यूएल के अंदर और यूएल एक और यूएल होता तो वो अलाइन हो जाते, लेकिन क्योंकि यूएल के अंदर एक और यूएल नहीं था, और मुझे लगानी भी यूएल पे थी क्योंकि मुझे एलआई को अलाइन करना था, तो पेरेंट के ऊपर लगाई अभी मैंने फ्लेक्स, ठीक है। पेरेंट समझ आ रहा है क्या होता है, कि ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, जैसे कि ये सबसे, अब हेडर जो है ये सब इन सब डिव्स का पेरेंट है। फिर उसके अंदर लेफ्ट अलाइन का पेरेंट कौन सा है, जिसके अंदर हमने लेफ्ट अलाइन वाली ये दी है ना, ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, लेकिन ये दोनों हेडर के चाइल्ड है। आ रही है समझ गर्ल्स? Yes, ma'am. हम्म, तो कैसे ये पेरेंट के ऊपर अप्लाई होगी, हमने नैव के अंदर यूएल को टारगेट किया, नेस्टेड, नेस्टेड को यूज कर फिर फ्लैक्स लगाया, तो ये हमारी एक लाइन में आ गई, ठीक है। अब बात यह है कि हमें चाहिए गैप, हमें चाहिए, अच्छा, एक और चीज, क्योंकि हमें कलर भी चाहिए, और सॉरी यार, ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर कर लेते हैं इसको, टेक्स्ट कलर ब्लैक कर लो, ब्लैक। अच्छा ये वहाँ नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि कंट्रोल एक्स यहाँ पे करना पड़ेगा, डॉट नैव यूएल एल आई, मार्जिन हाइट इसने खुद से दे दिया, इसको हम नहीं करते क्योंकि हम बाद में देंगे, पहले कलर हम दे दें। ट्रांसफर कैसे जी हाँ, क्यों, ये क्या बात हुई, टेक्स्ट कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, अच्छा ये बात बोलो यार, इधर करने से, अच्छा मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर पे लगाया तो ब्लैक हो गया, इधर भी होना चाहिए था, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा था। अच्छा, अब क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना है कि इस लोगो और इसके बीच में डिस्टेंस लाना है, लेकिन लोगों को हमने थोड़ा आगे की तरफ घसीटना है, तो आगे घसीटने के लिए हम क्या करेंगे, लोगो को मार्जिन देंगे, तो हम क्या करेंगे, डॉट लोगो क्लास को हम पकड़ेंगे और उसको हम कहेंगे कि टॉप बॉटम से मार्जिन ले लो, ठीक है, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल कर लो, अगर तो क्या होता है, नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दरमियान में नहीं आया तो इसलिए थोड़ा और करना पड़ेगा।
अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकती है, मैं आपको बताती हूँ। अगर हम जस्टिफाई फ्लेक्स के साथ हम दो चीज़ें और यूज़ करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, और एक यूज़ करते हैं अलाइन आइटम्स, ठीक है, अलाइन आइटम्स। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूंगी तो क्या होगा? ये चीज़ क्या आ गई? सेंटर में आ गई, लेकिन मुझे सेंटर नहीं चाहिए, मुझे स्पेस बिटवीन चाहिए, ठीक है। स्पेस बिटवीन देखो क्या आ गया कि बहुत ज़्यादा इनमें स्पेस आ गई, स्पेस बिटवीन भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्पेस अराउंड चलेगा, स्पेस अराउंड, ठीक है, इसने स्पेस अराउंड कर दी। अब लाइन आइटम्स सेंटर कर दो अगर, तो देखो जरा, अलाइन आइटम सेंटर से क्यों नहीं कुछ हुआ? अच्छा, इसको मार्जिन टॉप दे दो, एक मिनट। अगर मैं इसको यहाँ पे ना लगाऊं और यहाँ लगाऊं डॉट लोगो पे, तो क्या होगा? अच्छा, सेंटर सेंटर ये कर रहा है। विड्थ को हटा देते हैं। नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं होगा। हमें इसको मार्जिन और पैडिंग ही देनी पड़ेगी, और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर कर दें, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस इवनली कर लो तो क्या होगा? ठीक है, स्पेस इवनली भी ज्यादा हो रहा है, इसको क्या आता है इसमें, क्या क्या है? राउंड बिटवीन, स्ट्रेच, फ्लेक्स स्टार्ट, ये स्टार्ट में आ रहा है। अच्छा, इसको हटा देते हैं, फ्लेक्स लगा रहा है। अच्छा, एक चीज, हम इसको 50% करते हैं क्योंकि हमें बीच में भी स्पेस चाहिए, तो इसको 50% करते हैं तो थोड़ा कम होगा। स्पेस बिटवीन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लोगो को दे दो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, 20 पिक्सल टॉप से देना है, और मार्जिन देना है साइड से यानी लेफ्ट से, तो भी 20 पिक्सल कर दो, 30 पिक्सल कर दो, ठीक है। लेकिन ये इधर तो नहीं आ रहा। अच्छा, लोगों का साइज बड़ा करना पड़ेगा, साइज नहीं बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, यानी ऊपर से जो है ना 25 पिक्सल कर दो अगर, तो ठीक है। अब ठीक है, लेकिन साइज भी थोड़ा बढ़ा देंगे, इसकी हाइट कर देते हैं
अगर 20 पिक्सल तो बहुत छोटी है, 60 पिक्सल करते हैं। 60 पिक्सल भी नहीं, 70 पिक्सल। अच्छा, ठीक है, 70 पिक्सल सही है। अच्छा, ये देखो, अब ये भी मिड में आ गया। अब ये मिड में आ गया ना, तो अब हमें इसको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स है, इसके अंदर हमने क्या करना है, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन करना है, कंटेंट स्पेस बिटवीन करना है, स्पेस सेंटर। अच्छा, ये स्पेस बिटवीन नहीं ले रहा है, अलाइन आइटम सेंटर भी नहीं लेगा, और मार्जिन 30 भी नहीं लेगा। अच्छा, इसको ना स्पेस बिटवीन नहीं करना है, और इसमें करना है इवनली भी नहीं, स्ट्रेच भी नहीं, फ्लेक्स स्टार्ट करना है। गैप डालने से क्या आएगा, गैप, ठीक है, गैप समझ आया गर्ल्स, हमें जब गैप डाला तो ये आपस में क्या हो गया, अलग अलग हो गए, ठीक है। लेकिन ये हमें इधर नहीं चाहिए, हमें इधर चाहिए। तो हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, लेट्स सी कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ये उसके करीब क्यों नहीं बैठ रहा है, या तो हमने हाइट बहुत ज्यादा ले लिया, विड्थ बहुत ज्यादा ले लिया, इस वजह से। ये देखें, अच्छा, इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो हमने वेट बहुत ज्यादा दे दिया लेफ्ट मेन्यू को, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक चीज हमें थोड़ा और जो है मार्जिन देना चाहिए, इधर से 50 पिक्सल कर दो तो ठीक है। और इसको, इसकी जो 50% हमने रखी थी, इसको कम कर देते हैं, 45% कर देते हैं। अब ज्यादा नजदीक हो गया, ठीक है। अच्छा, मेन्यू में स्पेस बिटवीन किसने दिया, स्पेस बिटवीन नहीं देना यहाँ पे, स्पेस बिटवीन नहीं दोगे तो ये करीब आ जाएंगे। स्टार्ट लेफ्ट दे दो, और गैप दे दो, ठीक है। गैप आप 150 पिक्सल कर दो, अब सही है, ठीक है गाइस, यहाँ तक बात समझ आई हमने कैसे किया। फ्लैक्स ही दे रहे हैं डिफरेंट तरीकों से। हमने कहाँ कहाँ फ्लैक्स डाला, हेडर में नहीं डाला, हमने में लेफ्ट मेन्यू में डालना है ताकि हमारा लोगो और जो है ना नेविगेशन बार किस में आ जाए, रो में आ जाए। फिर हमने नेविगेशन रो में यूएल को दिया है फ्लैक्स, ताकि हमारे जो एल आई टैग है वो सारे किस में आ जाए, रो में आ जाए, ठीक है। फिर हमने उसकी स्टाइलिंग ख़त्म की है, सिलेक्टर टैग में जाके हमने किया, उसके स्टाइल ज़ीरो कर दिया, उसको कलर दे दिया, और उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन भी ज़ीरो कर दी। अब हमारा लेफ्ट साइड रेडी है, लेकिन इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम ये बनाते हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना गर्ल्स, इधर ही हैं आप लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, इसको मैंने 45% दिया था, लेट्स सी कि अगर ये काम करता है तो ठीक, नहीं तो हम इसको थोड़ा कम कर देंगे। इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अब इसको ख़त्म कर देते हैं। लेफ्ट में राइट मेन्यू में हमने फिर दो वो बनाने हैं, क्या बनाने हैं, इसको हम क्लोज कर दें। राइट मेन्यू के अंदर दो डिव्स बनानी है। एक डिव में हम कर लेंगे रजिस्टर बटन रखेंगे, तो साइन अप क्लास दे देते हैं, साइन क्लास के नाम से बना देते हैं एक डिव, और एक डिव बना देते हैं बटन के नाम से, ठीक है। एक डिव हम बनाएंगे, क्लास जो है
अच्छा, यहाँ पे आइकन्स रख देते हैं और यहाँ पे जो रखते हैं बटन। ठीक है, हमारे पास 2 बन जाएंगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने लॉगिन बटन कैसे लगाना है, सॉरी, लॉगिन या क्या ये आइकन्स कैसे लाने हैं। ठीक है, ये आइकन जो है वो हम अक्सर लाते हैं फॉन्ट ऑसम से, वेबसाइट है। हम उसका सीडीएन पहले वो करते हैं, फॉन्ट सीडीएन जो है उसको इंस्टॉल करते हैं अपने हेडर में। अब देखो यहाँ से आपको ये वाला आइकन मिल जाएगा जो लोगों के लिए आपने यूज करना है। ठीक है, तो एक मिनट में, जिसका सीडीएन यूज करना है आइकन्स, सीडीएन कोशिश करें अगर ये उस मुबारक के मौके पर अगर कंप्लीटली हफ्ते में सफर का कोई सिलसिला बन जाए वहाँ यहाँ पे नहीं है, वो एक सीडीएन होता है, ये सीडीएन होता है ना, इसमें से किसी लिंक को भी हमें कॉपी करके उसमें डाल देना है, इसमें। ठीक है, इधर लिंक करो, कंट्रोल वी करो, कंट्रोल सी करो, लिंक पे क्लिक करो और इधर कंट्रोल वी करो। ठीक है, मैम आई थिंक आज के लिए काफी है इतना। मैं भी यही सोच रही थी, ये हेडर कंप्लीट नहीं करना क्या? मुझे नींद भी आ रही है। चले, जितना मैंने अभी करवाया ना इसको फ्लेक्स के थ्रू कीजिएगा, बाकी खुद 2 बटन ऐड करके देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है।